नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 7वें लेसन जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। किसके बारे में? रेल परिवहन के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में सड़क परिवहन के बारे में पढ़े थे, सड़कों के बारे में पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोग रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, रेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। रेल परिवहन की शुरुआत भारत में 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर रूट पर? 34 किलोमीटर रूट पर। तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रूट पर। रेल परिवहन की दृष्टि से या रेल की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है और एशिया में पहला स्थान रखता है। रेल परिवहन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानने की कोशिश करें कि रेल परिवहन का भारत के लिए या परिवहन की दृष्टि से क्या महत्व है। ये तो जानकारी रही रेल परिवहन के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा रेल के बारे में कि भारत में रेलवे की शुरुआत या रेल परिवहन की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई, कहां से कहां के बीच। रेल परिवहन के साधनों में काफी महत्वपूर्ण साधन है। अब हेडिंग हमारा होगा रेल परिवहन का महत्व। रेल परिवहन का काफी महत्वपूर्ण साधन है या रेल का परिवहन में रेल का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है या समझा जा सकता है। जैसे कि देखा जाए तो रेल परिवहन जो है सड़क परिवहन या पाइपलाइन परिवहन की दृष्टि से काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। तो क्यों है? कुछ खासियत है, कुछ विशेषताएं हैं रेल परिवहन के सकारात्मक वे में। तो आइए उन्हीं को देखते हैं। तो पहला कि अगर लंबी दूरी की यात्राएं करनी है, लंबी दूरी की यात्राएं करनी है या लंबी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन करना है, परिवहन करना है, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। देखिए, अगर हमें लंबी दूरी की यात्रा करना है या लंबी दूरी या काफ़ी दूरी तक हमको वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करना है, परिवहन करना है, तब उसके लिए रेल परिवहन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि लंबी दूरी के लिए रेल से लागत कम आती है, जबकि अगर हमें लंबी दूरी के लिए सड़क से परिवहन करना हो, यातायात करना हो, तब वह लागत अधिक हो जाता है, फलस्वरूप वह महंगा हो जाता है। दूसरा, भारी वस्तुओं के लिए उपयुक्त है। भारी वस्तुओं के लिए उपयुक्त है। अगर
भारी वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करना है जो वजन में अधिक है, जो वजन में अधिक है, अगर इनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, इनका परिवहन करना है, तो वह उस दृष्टि से रेल काफी उपयुक्त होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे लागत कम आएगी। जबकि भारी वस्तुओं जैसे कोयला हुआ, जैसे बिल्डिंग मटेरियल के सामान हुए, जैसे कार, ट्रक, बस, ये सब चीज़ें हुई, ये सब भारी भरकम चीज़ें होती हैं। इनका अगर सड़क मार्ग से परिवहन किया जाए तो इन पर लागत अधिक आएगी, जबकि रेल से इनका परिवहन किया जाए तो इनकी लागत कम आएगी। तीसरा क्या हो सकता है? द्रुतगामी। द्रुतगामी साधन। देखिए रेल जो है वह द्रुतगामी है, काफी तीव्र से चलने वाला साधन है, अतः रेल से परिवहन जो है वह सड़क की अपेक्षा कम समय में संपन्न हो जाता है। और क्या हो सकता है? चौथा जो हो सकता है वह हो सकता है सड़क परिवहन या अन्य परिवहन की अपेक्षा, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो पाइप परिवहन हो, चाहे वो वायु परिवहन हो, चाहे वो जल परिवहन हो, अन्य सभी परिवहन के साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन में जोखिम कम होता है। तो आप हेडिंग कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा, परिवहन के साधनों की अपेक्षा कम जोखिम। और क्या पॉइंट हो सकता है? एक पॉइंट यह हो सकता है कि रेल जो है वह भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है, क्योंकि रेल देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाती है, जिससे एक भाग के लोगों का दूसरे भाग के लोगों से संपर्क, आना जाना, ये सब बना रहता है। तो देश की एकता के लिए भी, या देश में एकता स्थापित करने के दृष्टि से भी रेल जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कुछ और भी पॉइंटें हो सकती हैं रेल परिवहन के महत्व के संदर्भ में। तो अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वह रेल परिवहन के महत्व के बाद अब हमारी अगली हेडिंग जो होगी वह पटरियों के बीच, रेल पटरियों के बीच दूरी के आधार पर रेल पटरियों का विभाजन। दूरी के आधार पर आप आवाज को सुन करके हेडिंग लिख सकते हैं, रेल पटरियों के बीच दूरी के आधार पर रेल पटरियों का या रेल का विभाजन, क्योंकि पटरियों का विभाजन रेल के पटरियों के बीच जितनी ही ज्यादा दूरी होगी, रेल के डिब्बों का आकार उतना ही ज्यादा होगा। तो इस आधार पर रेल पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर रेल पटरियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, नंबर 1 ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन। बड़ी लाइन की पटरियों के बीच में दूरी कितनी होती है? वह होती है 1.767 मीटर। दूसरा है मीटर गेज,
जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस मीटर गेज यानी कि मीटर गेज वाली पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। इसके बाद में नैरो गेज, यानी कि सकरी लाइन। सकरी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वह 0.762 और कहीं कहीं पर 0.61 मीटर होती है। देखिए, इसको बड़ी लाइन, इसको मध्यम लाइन और इसको छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए, आज देश के अधिकतर भागों में बड़ी लाइन का ही विस्तार है और औद्योगिक क्षेत्रों में मीटर लाइन का। यद्यपि मीटर लाइन और ये नैरो लाइन जो है या सकरी लाइन जो है या नैरो गेज जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में चूंकि परिस्थितियां जो है अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भारी भरकम रेल के डिब्बे नहीं चलाए जा सकते, इसलिए यहाँ पर रेल के छोटे डिब्बे बनाए जाते हैं, फलस्वरूप पटरियां भी छोटी होती हैं। तो यद्यपि आज जो है देश के प्रत्येक भागों में मीडियम लाइन और नैरो गेज को बड़ी लाइन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये रही जानकारी रेल की पटरियों के बीच में दूरी के आधार पर, गैप के आधार पर रेल पटरियों का विभाजन या रेल डिब्बों का या रेल का विभाजन। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे रेल का वितरण, रेल पटरियों का या रेल का वितरण। तो हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि देश के कुछ भागों में रेल पटरियों का जाल बिछा हुआ है और कुछ भागों में रेल पटरियों की कमी पाई जाती है। तो किसी भाग में रेल पटरियों का जाल बिछा हुआ है, किसी भाग में रेल पटरियों की कमी है, तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। रेल पटरियों के विकास के लिए, रेल के विकास के लिए कुछ आदर्श परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि उच्चावच या भू आकृति, पर्वत पठार मैदान जैसे। इसके अलावा आर्थिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, इसके अलावा सघन जनसंख्या या प्रशासनिक दृष्टि से, ये सब कुछ कारक हैं। वो आर्थिक, प्रशासनिक, ये कुछ कारक हैं जो रेल पटरियों के विकास को प्रभावित करती हैं। इनके आधार पर देश के अलग अलग भागों में रेल पटरियों की अलग अलग स्थिति है। जैसे कि उत्तर भारत में रेल पटरियों का जाल बिछा हुआ है। उत्तर भारत में या जो उत्तर का मैदानी भाग है, यहाँ पर रेल पटरियों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है वह समतल है, यहाँ पर रेल पटरियों को बिछाना काफी आसान है। जबकि दक्षिण के पठारी भागों पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो कि समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, इसलिए यहाँ पर रेल पटरियों को बिछाने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, पहाड़ों को, पर्वतों को काटना पड़ता है, सुरंग आदि बनाना पड़ता है। यद्यपि यहाँ पर कमी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कारक जो है आर्थिक, यहाँ पर आर्थिक कारक ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि दक्षिण भाग में जो है वह अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए दक्षिण भारत में जो रेल पटरियों का विकास हो पाया है वह ज्यादातर जो है, खासकर आंतरिक भागों में, वह ज्यादातर खनिज संसाधनों की दृष्टि से या उसकी वजह से ही हो पाया है। इसके अलावा उत्तर और पूर्वोत्तर भागों में रेल पटरियों
का कम विकास हो पाया है, क्योंकि ये सब क्षेत्र पर्वतीय है और पर्वतीय क्षेत्रों पर रेल पटरियों को बनाना काफी कठिन है। तो ये कुछ परिस्थितियां थी या कुछ कारक थे जो रेल के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो रेल के वितरण की दृष्टि से उत्तर भारत में रेल पटरियों का सघन जाल बिछा हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में रेल पटरियों की कमी पाई जाती है। जो कुछ रेल पटरियां पाई जाती हैं उसमें काफ़ी कुछ योगदान जो है आर्थिक गतिविधियों का है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खनिज है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में वर्तमान में जो रेल पटरियों की कुल लंबाई है वह है 66,030 किलोमीटर के आसपास। कितना? 66,030 किलोमीटर के आसपास जो है भारत में रेल पटरियों की लंबाई है, जिनका संचालन जो है आप हेडिंग यहाँ कर लें, रेलवे मंडल या रेलवे जोन, रेलवे मंडल या रेलवे जोन। देखिए भारत में लगभग 66,030 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इनका संचालन जो है किसी एक स्थान से करना काफी कठिन हो सकता है, इसलिए सफल संचालन के लिए, संचालन की सुविधा के लिए भारतीय रेल को 18 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में? 18 मंडलों में। तो आइए हम देख लें, जान लें कि वह 18 मंडल कौन कौन से हैं और उनके मुख्यालय कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हमको मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हमको कुछ आपको समझाने के लिए बनाने की जरूरत अभी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमारे सामने समस्या आती है कि जो रेलवे मंडल हैं उनके नाम को कैसे जाना जाए, फिर उनके मुख्यालय को जाना जाए। सबसे पहले रेलवे मंडल जो हैं, जो 18 रेलवे मंडल हैं, उनके नाम क्या हैं? सबसे पहले उनके नाम को जाना जाए, फिर उनके मुख्यालय को जाना जाए। तो इसके लिए या 18 रेल मंडल को जानना या उनके मुख्यालयों को जानना काफ़ी इजी होगा। आइए हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले 4 दिशाएं, सबसे पहले 4 दिशाएं, ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, तो उत्तर और नीचे दक्षिण, यहाँ पर पूरब, ये पश्चिम। तो हमारे 4 मुख्यालयों के नाम फिक्स हो गए, तैयार हो गए। 4 रेलवे जोन पता हमको चल गए। कौन कौन? उत्तर रेलवे, नोट कर लेंगे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे और पश्चिम रेलवे। अब इनके मुख्यालय क्या हैं इनको भी जान लें। आप लोग तालिका बना लेंगे, एक तरफ रेलवे जोन या रेलवे मंडल के नाम और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम। ऐसे करके आप नोट कर लेंगे, शार्डी बना लेंगे, जिससे याद करने में आपको समझने में सुविधा होगी। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो भारत के 4 मेगा सिटी हैं। उन्हीं चारों मेगा सिटी के नाम आप लिख दीजिए, जिसको कल हम लोग पढ़े भी थे स्वर्णिम चतुर्भुज में, कि भारत के 4 मेगा सिटी को, 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए, उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए, यात्रा के समय को कम करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। तो उन्हीं चारों महानगरों के नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे। इनको हम नक्शे पे दिखा रहे हैं। यहाँ हम रेलवे मुख्यालय को जानेंगे और यहाँ हम उनकी स्थिति क्या है, मुख्यालय की स्थिति क्या है उसको जानेंगे। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली। तो हम यहाँ दिल्ली यहाँ आसपास कहीं है मैप में। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है वह चेन्नई में है। तो चेन्नई जो है वह तमिलनाडु में है। तो यहाँ हम कर देंगे चेन्नई। इसके बाद में पूर्व रेलवे जो है उसका मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसके बाद में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वह है
महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। और मुंबई और मुंबई में चर्च गेट, यहां क्वेश्चन में कर लेंगे चर्च गेट। अब ये हमारे 4 मुख्यालय तय हो गए। अब चारों का एक मध्य होगा, केंद्र होगा, यानी कि मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे और ये मध्य रेलवे। अक्सर आप लोग रेल के डिब्बों को जाते समय देखते होंगे, रेल के डिब्बों पर NER या हिंदी में ऊरे पूरे मारे दारे ऐसे करके लिखे रहते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न उठता भी होगा कि ये इनका आशय क्या है, ये जो शॉर्ट शब्द लिखे गए हैं इनका क्या फुल नेम है। तो उनका वो जो नाम होते हैं वो रेलवे मुख्यालयों के नाम होते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आप के मन में जो प्रश्न उठते होंगे, जो शंका थी वो दूर हो जाएगी। तो मध्य रेलवे एक 5वां मंडल हमको प्राप्त हुआ। और मध्य रेलवे का भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई में CST छत्रपति साहू जी महाराज टर्मिनस जो है वहां पर है, छत्रपति शिवाजी महाराज, यानी कि CST मुंबई में 2 है, छत्रपति शिवाजी। अब 5 रेलवे मंडल हमको मिल गए। अब इसके बाद 4 और हम तत्काल जानेंगे। देखिए ये मध्य है, सबका मध्य कर दीजिए भाई। ये उत्तर है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है, तो इसका भी मध्य होगा, इसका भी मध्य होगा, इसका भी मध्य होगा, सबका मध्य होगा। इनको तो हम जान चुके हैं। अब उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। ऐसे ही दक्षिण का भी मध्य होगा, और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। अब आइए इंडिया के मैप में इसको शो कर लिया जाए। ये मुख्यालय किस राज्य में पड़ेंगे? देखिए इलाहाबाद जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, और मानचित्र में कुछ यहां आएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद। इसके बाद में सिकंदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद। इसके बाद में पूर्व का भी मध्य होगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह यहां हम लिख भी दे रहे हैं, यहां जोन के नाम ये होगा उत्तर मध्य उमा, ये होगा दक्षिण मध्य यानी कि दामा, ऐसे ये उमा यानी कि पूर्व मध्य। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो होगा वो हाजीपुर होगा, और हाजीपुर कहाँ है? बिहार में, हाजीपुर। इसके बाद में ऐसे ही पश्चिम मध्य रेलवे भी होगा, और पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि पामा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो होगा वह होगा मध्य प्रदेश में जबलपुर। अब 4, 4, 8, 1, 9 और 4, 13 मुख्यालय या 13 जोन के नाम और उनके मुख्यालय हमको पता चल गए। अब हम बचे जो हैं वो 5 रेलवे मुख्यालय हैं, उनके नाम जानेंगे। देखिए, और 4, 4, 8, 1, 9, अभी 9 बचे हुए हैं। उनके मुख्यालय, उनके जोन और मुख्यालयों के नाम अब हम जानेंगे। तो चारों दिशाओं की उपदिशाएं भी होती हैं, उपदिशाएं कर दीजिए। ये क्या हो गया? ये हो गया पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय
गोरखपुर, और गोरखपुर भी यहीं कहीं पड़ेगा मैप में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, तो पश्चिम उत्तर पूर्व का मुख्यालय गोरखपुर, तो पश्चिम उत्तर का मुख्यालय यानी कि पाऊ का मुख्यालय जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। इसके बाद ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी दक्षिण पश्चिम। क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वह है बिलासपुर, और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। आगे एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोलकाता जो है वह 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक तो उत्तर पूर्व रेलवे का, दूसरा जो है दक्षिण पूर्व रेलवे का, दक्षिण पूर्व रेलवे का, और एक मेट्रो रेलवे का। इसी वक्त जान लें किसका? मेट्रो रेलवे का। तो मेट्रो रेलवे भी हमको पता चल गया। अब इसके बाद में ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दाब का रेलवे। इसका मुख्यालय जो है वह है हुबली। क्या है? हुबली। हुबली किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। अब हमको कितने रेलवे मुख्यालय के नाम पता चल गए? पहले 4 मुख्य दिशाएं, उसके बाद में सबका मध्य यानी कि 5, और चारों जो मुख्य दिशाएं हैं उनका मध्य यानी कि 4 और मिलाकर के 9। इसके अलावा चारों दिशाओं की जो उप दिशाएं हैं यानी कि 4 और यानी कि 13। इसके बाद में मेट्रो का भी हम मुख्यालय जान लिए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग जो है वह 14 रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों के नाम जान चुके हैं। अब बचे हैं 4। आइए उनके नाम को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी है। दक्षिण उप दिशाओं में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जो है ये बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर। बिलासपुर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। बिलासपुर। इसके बाद 15 हो गए। 3 रेलवे मुख्यालय और उनके जोन हमें पता करने हैं। तो एक जो है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, यानी कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है वह मालेगांव गुवाहाटी यानी कि असम में है। मालेगांव। 16 हो गए। अब बचे 2 रेलवे जोन। एक है उत्तर पूर्वी तटवर्ती, पूर्वी तटवर्ती यानी कि यहां लिख लें पूर्वी तटवर्ती रेलवे। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय जो है वह उड़ीसा में भुवनेश्वर।
इसके बाद में अगर पूर्वी तटवर्ती हो गया है तो दक्षिणी तटवर्ती, दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय जो है वो अभी नया नया बना है, जो कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, क्या विशाखापट्टनम। तो ये रहे भारत के 18 रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों के नाम। आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज किया जा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। कल की वीडियो में हम रेलवे के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, रेलवे की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।